खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल से जहां बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जरूरतमंदों को मिलेगा ऑक्सीजन और आईसीयू बेड। व्यवस्थाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, बेड की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। बेड की कमी नहीं होगी, ये हमारा संकल्प है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल से, जहां बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जरूरतमंदों को मिलेगा ऑक्सीजन और आईसीयू बेड। व्यवस्थाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, बेड की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। बेड की कमी नहीं होगी, ये हमारा संकल्प है। हम ये तय करें कि आईसीयू हो या ऑक्सीजन बेड हो, जिसको जरूरत है उसको बेड मिलेगा, कोई बिना बेड के नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश बनती जा रही है, नंबर एक। और नंबर दो, हम व्यवस्थाएं बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए चाहे आईसीयू बेड का हो, अगर हमारे प्रमुख अस्पतालों में हम बढ़ा सकते हैं, कल भी मैंने कहा था, भोपाल में, इंदौर में। तो अनूपपुर में कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए शासकीय अमला नाकाफी साबित हो रहा है। इस वजह से क्षेत्र के तमाम समाजसेवी संगठनों ने आगे आकर अपना सहयोग देते हुए योगदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि शासन के प्रमुख बॉडी माने जाने वाले यानी कि ग्राम पंचायतों का भी हाल बेहाल है। ग्राम पंचायत बरगवा में लगभग 20 दिनों से पंचायत भवन में ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से कोरोना काल में जमीनी व्यवस्थाओं का न सिर्फ टोटा लगा हुआ है, बल्कि साफ सफाई, सैनिटाइजिंग, मास्क वितरण व सोसाइटी से हितग्राहियों को मिलने वाले खाद्यान्न की जानकारी भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में जिम्मेदार ग्राम पंचायतों में शुरू हुए अभियान किल कोरोना 3 कैसे पूरा किया जाए, ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है। तो अनूपपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझावों के बाद लिया गया। कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर ने पब्लिक हेल्थ अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने शक्तियों का उपयोग में लाते हुए कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर 10 मई से लेकर 17 मई तक कर दिया है। बताते चले कि आवश्यक सामानों के लिए प्रशासन द्वारा लोगों को रियायत दी गई है और वैवाहिक और सामाजिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो खबर बैतूल से, जहां अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया डे के मौके पर जिला चिकित्सालय की डॉक्टर और उनके स्टाफ ने रक्तदान किया है, जिसमें डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय में भर्ती थैलीसीमिया, एनीमिया और सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को फल, बिस्कुट, चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया और बच्चों को रक्तपूर्ति नोटबुक भी बांटे हैं। इस नोटबुक में समय समय पर जो ब्लड दिया जाएगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया डे के मौके पर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर और उनके स्टाफ ने रक्तदान किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय में भर्ती थैलीसीमिया, एनीमिया और सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को फल, बिस्कुट, चॉकलेट बांटे हैं और सभी बच्चों का उत्साह भी बढ़ाया है। बताते चले आपको कि बच्चों को रक्तपूर्ति नोटबुक बांटे गए हैं ताकि समय समय पर वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। थैलीसीमिया डे पर डॉक्टरों ने रक्तदान किया है। डॉक्टर के साथ साथ स्टाफ ने भी रक्तदान किया है और इस दौरान वहां पर जो भी भर्ती बच्चे थे थैलीसीमिया से पीड़ित, ऐसे बच्चों को चॉकलेट, बिस्कुट, डायरी बांटी गई, डायरी इसलिए बांटी गई ताकि बच्चे अपना इसमें रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को फल बांटे गए हैं, चॉकलेट्स,
बिस्किट से ये बच्चों को बचा गया। हम आपको उस अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां डॉक्टरों ने अच्छी पहल की है, बच्चों को तमाम सामग्री दी है और साथ ही साथ रक्तदान भी किया गया। आज थैलेसीमिया नामक जो एक रक्त संबंधित विकार है जो जन्मजात आनुवंशिक होता है, इसकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो सके कि ये जो आनुवंशिक बीमारी है इससे बच के रहना है। और क्योंकि माता पिता दोनों में जब रहती है ये बीमारी तो आने वाले बच्चों को होने की संभावना अधिक रहती है। इसकी जांच बहुत सरल है, खून की जांच से मालूम पड़ सकता है कि माता पिता को थैलेसीमिया की बीमारी है या नहीं है। और इसके लिए जो है शादी के पूर्व अगर कराए तो ज़्यादा उचित होता है। 8 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोगों ने थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उन लोगों के लिए एक रक्त पूर्ति नोटबुक सब लोगों को दी है। ये नोटबुक उन मरीज़ों के लिए बहुत ही मतलब यूज़फुल होगी। उनके पास खुद का एक पर्सनल रिकॉर्ड रहेगा कि उनको ब्लड कब कब लगा, और हमारे पास भी रिकॉर्ड रहेगा कि क्या कहते हैं उनको ब्लड कब कब लगा, कि हम उस हिसाब से उनके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करवा पाएंगे जब भी वो लोग ब्लड डोनेशन के लिए आए। साथ ही साथ ब्लड बैंक और अस्पताल के स्टाफ ने आज यहाँ ब्लड डोनेशन छोटा सा कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। इसमें ब्लड बैंक और हॉस्पिटल का स्टाफ जितने हैं, जो भी डॉक्टर्स और स्टाफ इच्छुक हैं, वो लोग भी आज रक्तदान करेंगे। तो दमोह के नवांगतक कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने पद ग्रहण करते ही स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देते हुए औपचारिक जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। एस कृष्ण चैतन्य ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भ्रमण के दौरान जो कमियां मिली उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है उस पर भी विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि अधिक से अधिक बेड कैसे बढ़ाए जा सकते हैं और लोगों को अच्छे से उपचार कैसे मिल सकता है, इस पर भी आगे कार्य करने की कलेक्टर ने बात कही है। सभी जगह हम लोगों का टीम्स जो है, प्राइमरी टीम्स जो है वो अब जाने लगी है। सभी जगह जो है संभावित पेशेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करने भी लगे हैं। अब जैसे आप सब लोग विदित भी हो, सभी जगह हम लोगों का कर्फ्यू भी चल रही है और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरे कर्फ्यू का पालन हो। तो आपके माध्यम से भी हम लोगों का सभी लोगों से निवेदन यही है कि जब तक ज़रूरत ना हो तो लोग घर से ना निकले और सभी लोग जो है अपना कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह पालन करें। तो खबर दतिया से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने लॉकडाउन लगा रखा है, जिसमें लोगों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इंदरगढ़ के तहसीलदार सुनील भदौरिया ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद घर पर आइसोलेशन होने के बजाय दुकानदारों पर 10,000 की चालानी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी चालानी कार्रवाई करते हुए अधिकारी नजर आए हैं। बता दें आपको कि तहसीलदार सुनील भदौरिया ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेशन वार्ड में रहने की बजाय वो चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया से। ये लॉकडाउन के उपरांत में लड़की ने दुकान खोली चेतन खान ने, जिससे सुनील भदौरिया ने जुर्माना लगाया 10,000 रुपये का। सुनील भदौरिया कौन? तहसीलदार साहब महोदय इंदौर थे। और मेरे को जानकारी मिली कि 1 तारीख की रात को कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनके घर वाले, बच्ची, फैमिली, उनकी घरवाली। तो इस उपरांत उनको कोरोना पॉजिटिव उनको रहना था। उसके बाद भी बाजार घूम रहे हैं। 5 तारीख को मेरी दुकान सील की है। हाँ, आइसोलेशन में रहना, आइसोलेशन में रहना चाहिए श्रीमान जी। और इस तरह के नियम हम लोगों पर लागू है तो आप लोगों के लिए हम लागू नहीं है। मैं कलेक्टर महोदय से यही निवेदन चाहता हूँ श्रीमान जी, इन पर विशेष कोई कार्रवाई की जाए। आज इस समस्या में ये आए यहाँ पे, अगर किसी को और कोरोना पॉजिटिव पाया जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सागर के देवरी में सागर संभाग के कमिश्नर मनोज कुमार शुक्ला ने जिला पंचायत सीईओ के साथ सागर जिले की देवरी तहसील के ग्राम पंचायत गोरझामर का निरीक्षण किया, जिसमें प्रदेश एवं शासन के निर्देश पर चल रहे किल कोरोना अभियान के तहत ग्राम पंचायत में किल कोरोना की जानकारी ली गई। आपको बता दें कि गोरझामर टीम द्वारा सर्वे में 25 संभावित संक्रमित व्यक्ति पाए गए थे, जिन्हें कोरोना किट भी बांटे जा चुके हैं। बताते चले कि लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू का अन्य विकास खंड की अपेक्षा देवरी में देखने को मिला है। इस दौरान इलाके में प्रशासन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू का लोगों से सख्ती से पालन कराता हुआ नजर आया है। अनियमितता नहीं मुझे मिली भाई। मैं तो
ये देखने आया था कि हमने क्योंकि शासन के निर्देश हैं कि जो कोरोना अभियान हम कर रहे हैं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में हम जो आइसोलेशन वार्ड भी बना रहे हैं, हमारे सर्वेक्षण दल जो हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, जिनको सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण हैं उसकी पहचान कर रहे हैं, उनको हम आइसोलेशन सेंटर में ला रहे हैं और दवाई वितरण और ये सब कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं देखने में आया था और अच्छा हो रहा है। तो गौरेला जिले में कोरोना संक्रमण के बीच रविवार को 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है, जिसमें युवाओं ने टीका लगवाने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। जिला कलेक्टर नम्रता गांधी, एसडीएम डिगेश पटेल, तहसीलदार स्वास्थ्य विभाग के सीएचएमओ डॉक्टर देवेंद्र पेखरा और नगर पंचायत की टीम इत्यादि के द्वारा अलग अलग केंद्रों में जाकर निरीक्षण किया गया। वैक्सीनेशन चालू हो गया है तीनों आधार पे, एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, किस तरीके से देखते हैं और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय का 60 व्यक्तियों का प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है और आज सीएससी पिंडा में वैक्सीनेशन काम चालू किया गया है। हमारे जिले में कुल 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया है, जिसमें गौरेला, पिंडरा, सदवानी, सिमरा और सोन बचावा में वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है और कल से किसी न्यूट्रल स्थान। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर कोतमा से आ रही है। आपको बता दें कि अनुविभागीय दंडाधिकारी ने वन अधिकारी से की बात, लकड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की बात है। नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ने की लकड़ी की मांग, नगर पालिका द्वारा किया जाएगा भुगतान। तो कोतमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुविभागीय दंडाधिकारी ने वन अधिकारी से बातचीत की है, लकड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को लेकर ये पूरी बातचीत की गई। बता दें आपको कि नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ने लकड़ी की मांग की, जिसके बाद नगर पालिका द्वारा लकड़ियों का भुगतान किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा किया जाएगा पूरा भुगतान। पूरी बड़ी खबर इस वक्त की कोतमा से। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जिले रायसेन की, जहां तहसील बेगमगंज में कोविड-19 महामारी से मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कुछ अलग अंदाज से किया जाता है। बेगमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ संदीप यादव और हार्ट सर्जन डॉक्टर नितिन सिंह तोमर बेगमगंज अस्पताल के लिए वरदान साबित हुए हैं, क्योंकि दोनों मरीज को अच्छे इलाज के साथ उत्साहित भी करते रहते हैं। मरीज का सबसे सीरियस लक्षण जो होता है बुखार होता है, तो बुखार आए तो मरीज को सबसे पहले हॉस्पिटल आके चेकअप करा लेना चाहिए। अगर मरीज को सांस लेने में दिक्कत है, कमजोरी महसूस हो रही है, बुखार जा नहीं रहा है दवाइयों से, और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि कोविड के साथ साथ टाइफाइड भी पॉजिटिव आ रहा है, तो जिन लोगों की रिपोर्ट टाइफाइड पॉजिटिव है वो कोविड के लिए भी आके जांच करा के देख लें। कई बार ये होता है मरीज टाइफाइड की दवाई लेता रहता है और 7-8 दिन घर में पड़ा रहता है, वो सीरियस होकर फिर आता है, तो एक समय पर स्थिति संभालना बहुत कठिन हो जाता है। उपचार नियम अनुसार जो भी सरकारी गाइडलाइन है उसके अनुसार सही चल रहा है। मेरा पहला संदेश ये है कि एक तो घबराएं नहीं और किसी प्रकार के मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में ना पालें और सही संबंधी इलाज और उपचार के लिए अस्पताल का ही उनको रुख करना चाहिए, घर पे नहीं रहना चाहिए। मेरा भतीजा एडमिट है यहाँ पिछले 5 दिन से, कोविड है वो उनको, और उपचार उनका चल रहा है, तो पहले से बहुत बेटर कंडीशन में है और इसका सारा श्रेय यहाँ के डॉक्टर्स को जाता है, नर्स को भी जाता है। बेचारी दिन रात लगी हैं, डॉक्टर भी और नर्सेज भी, और उनकी जो भाषा शैली है वो भी काफ़ी अच्छी, मैंने खुद देखा, पेशेंट के लिए काफ़ी इंकरेज करती हैं। तो शिवपुरी जिले के बैराड़ में प्राइवेट क्लिनिक संचालकों द्वारा धड़ल्ले से इलाज किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर एसडीएम के निर्देशन में बैराड़ तहसीलदार विजय कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा
सैंपल लिए। आपको बता दें कि इसमें 5 डॉक्टर और एक पैथोलॉजी संचालक सहित कुल 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद बेलार तहसीलदार द्वारा कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया गया है। कल हम लोगों द्वारा बेराड़ में जितने भी जो आरएमपी डॉक्टर्स थे उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया था। उसमें बेराड़ के 6 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले। उन सभी को आज कस्तूरबा गांधी छात्रावास में क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो शाजापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती द्वारा जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नरसेवा ही नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सेवा भारती के माध्यम से शुजालपुर के आसपास उपचारित मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर में ऑक्सीजन प्रबंधन केंद्र बनाकर संघ के स्वयंसेवक मरीजों और परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। बता दें आपको कि सेवा भारती शुजालपुर द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रबंधक टोली बनाई गई है, जिसके माध्यम से डॉक्टर से लेकर मरीजों के परिजनों की चिंता संघ के स्वयंसेवक ही कर रहे हैं। तो विदिशा शहर के बाईपास पर सड़क के किनारे झोपड़ियों बनाकर रहने वाले मूर्तिकारों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना अब मुश्किल हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में ये लोग ना तो मास्क के बारे में जानते हैं और ना ही सैनिटाइजर के बारे में ही इन्हें पता है। ये तो बस मूर्तियां बेचकर किसी तरह अपना जीवन चलाते हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में रहने वाले ये मूर्तिकार पिछले 2 सालों से विदिशा जिले की अलग अलग तहसीलों में मूर्ति बनाकर उनको बेचकर अपना पेट पाला करते हैं, लेकिन पिछले महीने से लॉकडाउन के कारण इनका व्यवसाय पूरी तरीके से बंद हो गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में ये जिस भी गांव में मूर्तियां बेचने जा रहे थे, वहां के लोग इन्हें गांव में घुसने के लिए नहीं देते हैं और कोई तो दुर्व्यवहार कर मूर्तियां तोड़ने की भी बात बोलता है। दूसरी ओर प्रशासन की सख्ती की वजह से शहर में मूर्ति बेचने नहीं आ रहे हैं। मूर्तिकार का कहना है कि जब से कोरोना शुरू हुआ गांव के लोग कोरोना वाला कहकर भगा देते हैं और शहर में कर्फ्यू के कारण हम जा नहीं सकते। सर अभी नहीं तो गांव में जाने दे रहे, नहीं हम यहाँ मतलब खाने पीने कुछ व्यवस्था है, मूर्ति बनाते गांव में घुसने दे रहे नहीं, बहुत समस्या आ रही है सर। परेशान नहीं तो हमको गांव में जाने दे, नहीं खाने पीने की व्यवस्था है। 1 साल से यहाँ रह रहे, झांकी भी मूर्ति भी हम बनाते हैं वो भी बंद पड़ी है। अब हम खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, छोटे बड़े 25 सदस्य है सर, अब उसको कैसे पालन करें सर? अब कैसे करें? पहले का जो पैसे थे वो खत्म हो चुका सर, तो अब बहुत समस्या हो रही है जी। अब ये है सर कि हमारा गांव में कहीं जाने की व्यवस्था हो जाए, वही के गांव परमिशन दिया जाए कि सर गांव में जाकर छोटा 200-300 रुपये का धंधा करके बाल बच्चे पाल सके, ऐसा हमारा व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है जी। अरे सर ये कोरोना के बैठने के बाद तो हर समस्या आ रही है कि नहीं खाने का, नहीं पीने का, नहीं भूखे एकदम, कभी तो पेट भर के खाते हैं और कभी भूखे रहते हैं। वैसे यार पुरानी बात याद आ रही है। हम देखो एक बार तो हम तो भूखे भी सोए थे, दूसरे दिन गए गांव में, कोई आसपास में हमें कोई नहीं जाना नहीं पैसा ना, किसके पास जाएंगे, और कुछ नहीं मिला हमको, तो भी हम शाम को आके भूखे सोए। हम तो ये मांगना चाहते हैं सर कि चलो गेहूँ चावल कुछ मिल जाए और हमारा पेट पले, हमारा परिवार पल जाए तो अच्छी बात है। तो इंदौर के आवेश खान को बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने न्यूजीलैंड के साथ जून में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शामिल कर लिया है। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए शुक्रवार को 20 सदस्य टीम की भी घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि इस टीम में आवेश खान को शामिल किया गया। इससे पहले आवेश ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इसके पहले भी मैं एज ए नेट बॉलर जाता था, लेकिन अभी मैं एज ए स्टैंड बॉय जा रहा हूँ। तो वो ये कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि अपने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने की और खेलने की, और बस यही कोशिश करूँगा कि अपना वहाँ जाके अपना 100% दूँ। और यही है कि बहुत लंबा टूर है, 4 महीने का टूर है, और वहाँ मेहनत करूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँ। खुशी हुई है, हमारा अभी हाल ज़रा ऐसा माहौल है कि थोड़ा आसपास भी 1-2 कमी हो गई है, तो अपन ज़्यादा खुशी मनाओ तो अच्छा नहीं लगता है जैसे।
और कुछ माहौल तो चाहिए। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां रीवा के अमैया थाने में पदस्थ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने देशभक्ति और जन सेवा की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल संजय गांधी अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती अपने कोरोना संक्रमित भाइयों की देखरेख करने के साथ साथ अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। ऐसे में वो समाज की रक्षा के लिए इस लॉकडाउन में कोविड वार्ड के अंदर ही ड्यूटी करते हुए अस्पताल की व्यवस्था में भी बखूबी साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना योद्धा थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने 8 मई को होने जा रही खुद की शादी भी टाल दी है, क्योंकि उनके लिए देशभक्ति और जनसेवा का कार्य सबसे पहले है। आपको बता दें कि शिवा अग्रवाल समाज के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। हालांकि इससे पहले भी लॉकडाउन में इस कोरोना योद्धा ने कई सारे नेक काम किए थे, जिसकी लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये वक्त जो है पूरे मानव जीवन के लिए संकट वाला वक्त है। सभी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे 24 घंटे लगे हुए हैं, पुलिस से, प्रशासन से, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर नीचे तक का सब कुछ लगा हुआ है। तो उसी से प्रेरणा लेकर मैं भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि संजय गांधी मेरे थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो जैसे ही मेरे 2 भाई पॉजिटिव हुए और उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, तुरंत ही मैंने अपने पुलिस अधीक्षक महोदय। तो नागदा में कोरोना को रोकने के लिए अब नागदा के आसपास के सरपंच अर्जुन सिंह और सचिव निर्देश चंद ने ग्राम विक्रमपुर में ग्रामीणों की सहायता से पूरे गांव को सैनिटाइज किया, ताकि कोरोना जैसी महामारी को गांव में पहुंचने से रोका जा सके। आपको बता दें कि प्रशासन भी कोरोना को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी कर रहा है। तो दमोह विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद भाजपा में उठा सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा हार की समीक्षा के बाद दमोह के वरिष्ठ नेता विधायक जयंत मलया को नोटिस देने और उनके बेटे सिद्धार्थ मलया समेत 4 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से सस्पेंड करने के मामले में पार्टी की कार्रवाई को भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोटरी ने गलत ठहराया। आपको बता दें कि हार के कारणों पर पूर्व गृह मंत्री श्री कोटरी ने कहा है कि आखिर राहुल लोधी को पार्टी में लिया क्यों नहीं गया? क्या वो विचारधारा से प्रभावित होकर आया था? क्या उसको इंतजार करना था, जबकि पार्टी ने उसको नियम का चेयरमैन बनाकर मंत्री का दर्जा दे दिया? उन्होंने ये भी कहा कि राहुल के प्रति नाराजगी थी उनकी और महंगाई हार का मुख्य कारण भी बनी। पार्टी को हार की समीक्षा सही तरीके से करनी चाहिए थी, एक व्यक्ति को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना था। तो रतलाम के जावरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां कार में बीमार एक वृद्ध व्यक्ति ने करीब 1.5 घंटे सिविल अस्पताल के गेट पर इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इस वृद्ध व्यक्ति को इलाज के लिए उसका बेटा लेकर अस्पताल आया था, लेकिन पिता की मौत अपनी गोद में होने के बाद काफी देर तक रोता चिल्लाता रहा, लेकिन अस्पताल में किसी ने उसको अंदर आने नहीं दिया। परिजन वृद्ध के शव को अपने साथ वापस ले गए। आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल शव को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शव का अंतिम संस्कार करना चाहती थी, लेकिन पुलिस कुछ करती उससे पहले ही परिजन शव को लेकर गांव रवाना हो गए। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि मरीज काफी सीरियस था, उसे डॉक्टर ने देखा भी, लेकिन उसकी मौत हो गई। अस्पताल में सुविधा बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि जावरा सहित आसपास के गांव से बड़ी संख्या में मरीज आ रही हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग अभी तक जो है किसी भी मरीज़ को जो है वो करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रायल्स बनाए हैं। हमने आप अभी भी देख रहे हैं, हमने 10 पलंग की और व्यवस्था की है। उसमें भी हमने वेटिंग हॉल बनाए हैं, ताकि किसी भी मरीज़ को हम गंभीर परिस्थिति में भी आएँ तो उसको कम से कम एटलीस्ट हम प्राथमिक उपचार कराने की व्यवस्था हमने की है। और अधिक से अधिक सुविधा देने का हम जो है इस कोरोना काल में पूरा प्रयास कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी सर्विस देने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जावरा के आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा लगते हैं। पिपलोदा आलोट के मरीज हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं और हम निरंतर अपनी सुविधाओं में जो है विस्तार कर रहे हैं और उनको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर जो है ओपीडी के बाहर खड़ा था। कहते हैं कि पूत के कपांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। ये बात रतलाम के आर्यवान जोशी के लिए भी लागू होती है। आर्यवान की उम्र महज 2 साल है, लेकिन इनकी ख्याति पूरे विश्व में पहुंच चुकी है।
तीक्ष्ण बुद्धि के धनी इस बालक ने विश्व के यंगेस्ट टैलेंटेड बॉय और नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्लाम बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रॉस्पिंग पावर जीनियस क्रीड भी से सम्मानित किया जा चुका है। आर्यवान रतलाम निवासी मिसेज इंडिया 2018 रही दिव्या पाटीदार जोशी और मर्चेंट नेवी में अफसर प्रयास जोशी के बेटे हैं। 1 साल की उम्र में अक्षरों और कलम चलाने में रुचि देखकर ही मां दिव्या जोशी ने आर्यवान को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। ट्रेनिंग पर फोकस तब भी रहा जब लोग कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण घरों में कैद रहे। इस साल लॉकडाउन के दौरान जोशी दंपति को प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो उन्होंने दावेदारी भी की। इसके लिए आर्यवान की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया। 31 मिनट लंबे वीडियो में आर्यवान गायत्री मंत्र के उच्चारण से लेकर 20 तक नंबर 3-3 अक्षरों वाले अंग्रेजी के शब्द बोलते देखे गए और सुने भी आप जा सकते हैं। लॉकडाउन के इस संघर्षपूर्ण समय के सदुपयोग के मामले में जोशी दंपति द्वारा अपना समय बच्चे के विकास पर केंद्रित करना संपूर्ण समाज के लिए एक मिसाल है। तो सिवनी में अचानक हुई झमाझम बारिश ने खरीदी केंद्रों की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि आदेगांव खरीदी केंद्र में रखा 8000 क्विंटल गेहूं पानी में भीग गया और खरीदी केंद्र तालाब में तब्दील हो गई। इस पूरे मामले में प्रबंधन जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस खरीदी केंद्र में पहले भी अनाज तोलने की शिकायतें सामने आती रही है, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि खरीदी केंद्र प्रभारी किशोर मलावी इतने लापरवाह है कि इनके सामने गेहूं भीगती रही और ये महाशय देखते रहे। अच्छा, तो प्रबंधन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है इसके? अच्छा, बाकी की गेहूँ जो भीज रही है वो तोलते अचानक पानी आ गया तो क्या करें? गाड़ी लगी है, गाड़ी भर रही है और जो भूले तो बचे हैं तो गाड़ी भरने के लिए थे, अभी गाड़ी भर के गई है। तो मुरैना शहर में गुर्जर समाज के युवकों ने क्षेत्रीय समाज की महिलाओं के विषय में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे आक्रोशित जाति समाज के युवकों ने गुर्जर समाज के एक युवक के साथ मारपीट भी की। इसके बाद लगभग 24 बाइक पर 70 से अधिक गुर्जर समाज के युवक बनखंडी रोड पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि फायरिंग की घटना एक महिला के सिर में गोली भी लगाई है। इस मारपीट में शामिल लड़कों ने जमकर उत्पात मचाया और लगभग 50 से 60 राउंड गोलियां भी चलाई। इसके अलावा वहां मौजूद 5 बसों और एक 4 पहिया वाहन के शीशे भी तोड़ दिए गए। इसके बाद लड़के हवा में तमंचा लहराते बाइकों से पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से होते हुए केएस चौराहे पर 2 किलोमीटर तक फायरिंग करते हुए भाग गए। क्या घटनाक्रम मालूम थे 30-40 लड़का चले आए और ये मेरी मिसेज जा रही थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे हमारी बस भी खड़ी हुई थी, तो बसों को नुकसान हो, अंधाधुंध गोलीबारी करी है उन्होंने। कौन लोग थे? गुजर थे और को थे, सेकंड मोटरसाइकिल पर की गुजर डरी। कितने लोग होंगे? कम से कम 40-50 आदमी। क्या हथियार थे? हथियार रिवॉल्वर, कट्टा। गोपालपुरा में जो घटना हुई है, कल एक एफआईआर हुई थी। फेसबुक पे एक व्हाट्सअप जो है कमेंट, फेसबुक व्हाट्सअप पे कोई कमेंट डाला हुआ था जिसमें जो है एक एफआईआर हुई थी, लड़के का रमन्ना था उसके खिलाफ में। तो उसके घर पे जाकर के कल कुछ लड़कों ने जो है वहाँ उनकी तोड़फोड़ की थी, उस पर से भी एक काउंटर एफआईआर हुई थी, उसमें कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। उसी की परिणति में आज जो है ये लोग इकट्ठे होकर के एक राय वहाँ पर जा रहे थे और जो घटना बताई जा रही है कुछ तोड़फोड़ की है, कुछ फायर किए थे। उसमें एक महिला है उसके सिर में चोट आई है और अभी उनकी तरफ से एफआईआर हो रही है। जिन लोगों के नाम आए हैं उनमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस हमारी पार्टी तरफ दे रही है। लगातार लॉकडाउन में लाइव फायरिंग हो रही है, कल भी फायरिंग लाइव हुई, आज भी लाइव फायरिंग। हाँ, नहीं तो ये जो घटना कर रहे हैं उनके प्रीवियस कैरेक्टर क्या है वो भी देख रहे हैं और कुछ लोग उसमें से अरेस्ट भी हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां एनएसयूआई ने मोदी जी टीका दो अभियान के तहत प्रदेश के सभी भाजपा लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायकों के घर पर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। आपको बता दें कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर धरना दिया और सरकार से लोगों को टीकाकरण किए जाने की मांग भी की। तो खबर बलरामपुर से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीएम रामानुज अभिषेक गुप्ता ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना निगरानी दल का गठन किया है। आपको बता दें कि इस गठन में ग्राम पंचायतों में निरीक्षण के लिए
91 क्लस्टर प्रभारी रखे जाएंगे जो गांव की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। किसी की कोरोना पुष्टि होने पर उनको होम आइसोलेट कर प्रबंधन को सूचित भी किया जाएगा। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।